हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के फिर से 30 MCQs सॉल्व करेंगे। ये आपकी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने कंप्यूटर की 2 क्लास ऑलरेडी कर चुकी है, तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। और हमने इससे पहले हिंदी और आपके SST की भी क्लासेस ली हैं। तो जो भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, वो जाकर इन सभी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की MCQs सीरीज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। तो अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल फ्री क्लासेस के माध्यम से यहाँ आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। आपको कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं ये बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी कंप्यूटर को अभी तक पढ़ा होगा तो उन्हें इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। जो आपके कंप्यूटर के आविष्कारक थे वो थे आपके चार्ल्स बेबेज। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं एटारिस, एनिएक, टेंडी या नोवेला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनिएक। जो एनिएक था ये आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। 1949, 1951 या 1946 या 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1946। 1946 में आपके आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि 1946 में कंप्यूटर की जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। महान क्रांति कब से आई ये आपको बताना है। 1977, 2000, 1955 या 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई तो 1960 में आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब का लगाने वाला या परिगणक। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा संगणक। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। आपसे ऐसे साक्षरता दिवस, इसके इम्पोर्टेंट डेट, ये कब लागू हुई, कंप्यूटर से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है CPU का पूर्ण रूप क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता ही होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी वीडियोस आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करते हुए चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो गूगल, याहू, बैडू या फिर वॉलफॉर्म अल्फ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलफॉर्म अल्फ़ा जो है आपका सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपके सर्च इंजन कहलाते हैं। तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि सर्च इंजन कौन सा है, कभी पूछा जाता है सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो आपको सभी सर्च इंजन के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है। इनपुट आउटपुट से भी आपके क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी।
तो ये सभी जो होते हैं वो आपके इनपुट के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने इनपुट और आउटपुट के बारे में पूरा बताया था कि इनपुट में आपकी कौन सी चीज़ें आएंगी और आउटपुट में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी आपके इनपुट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। जो आपका 1 KB होता है वो होता है आपका 1024 बाइट। तो KB, MB, GB इस सभी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी के टाइप्स आप याद रखेंगे, कौन किसके बराबर होता है ये सभी आपको याद रखना है। अब पूछा गया है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 KB। 1 मेगाबाइट जो होता है, 1 MB आपका होता है 1024 KB के बराबर। और इसके पहले जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 1 KB आपका किसके बराबर होता है, कितने बाइट के बराबर? तो 1024 बाइट के बराबर आपका ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि 1 गीगाबाइट, अब 1 GB के बारे में पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1000 GB, 24 GB या 1024 TB। इसका आंसर हो जाएगा 1024 MB। जो आपका 1 GB होता है वो आपके 1024 MB के बराबर होता है। तो आप सभी के बाइट याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो इसका आंसर भी मैंने कराया था पहले वीडियो में कि इसका जो IC चिप आपके बनते हैं वो आपके सिलिकॉन से बनते हैं। और सिलिकॉन का उपयोग कब से प्रारंभ किया गया? जो आपका 4th जनरेशन था, 4th जनरेशन में आपके जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, तो उसमें ही जो चिप बनाई गई थी वो आपके सिलिकॉन द्वारा बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इससे संबंधित पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? जो HTTP है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप होता है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जो किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, ये आपको पूछा गया है। बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो इसका आंसर हो जाएगा लोगो। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA? इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे आप अपनी गोद में भी रखकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे आप निजी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक या फिर कोडांतरण से मशीन तक? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रोग्राम का रूपांतरण कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जो आपका मल्टी प्रोसेसर है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मल्टी, जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है, वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या कोर मेमोरीज? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CD-ROM। जो आपका CD-ROM होता है, CD-ROM ये आपके ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। सीपीयू के अंतर्गत जो तीसरा यूनिट आपका होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस इसमें दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है ALU। इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। तो जो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी होती है और जो तीसरा यूनिट आपका होता है वो आपका कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो आपका सीपीयू होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। फिर सीपीयू के ALU में होते हैं, यही जो मैंने बताया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो आपका होता है, वही पूछा गया है कि सीपीयू के ALU में क्या होते हैं, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। जो ALU में होता है वो आपका होता है रजिस्टर। और इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका रजिस्टर होता है वो सबसे आपकी महंगी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जो आपकी रजिस्टर होती है वो आपकी सबसे महंगी मेमोरी के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। जो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के भाग का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो आपका हार्डवेयर कौन सा डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर में किसी भी काम का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोसेसर। जो आपका प्रोसेसर होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 भाग कौन से हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये सभी आपके प्रोसेसर के अंतर्गत आते हैं, ये आपके CPU के ही भाग होते हैं। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, CPU और IO के बीच सिग्नल जो होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। जो CPU और IO होता है उसके बीच जो सिग्नल होते हैं उसके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ये आपके मूवमेंट, जो आपके सिग्नल होते हैं उसके मूवमेंट को नियंत्रित करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है, डेटा डिलीट करता है, इनवाइस करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपका CPU होता है, वो गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यही एक कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है जो आपके CPU के अंतर्गत होता है। और CPU के जो 3 भाग हैं वो है आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये आपका CPU का 3 भाग कहलाता है और यही आपके गणना और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप इसके नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डेटा को स्टोर करना। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। जो नहीं है ये पूछा गया है, तो टेक्स्ट को जो स्कैन करना ये आपके कंप्यूटर का कार्य नहीं है। बाकी जो डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना, ये सभी आपके कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम अर्थमेटिक परिचालन जो संपन्न करता है वो है आपका अर्थमेटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम।
तो जो CPU आपकी होती है वो उसमें अधिकांश प्रोसेसिंग का काम होता है। CPU ही आपकी सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग, आउटपुटिंग। इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, तो इनमें से क्वेश्चंस आपके रिपीट होने के भी चांस पूरे बनते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनका रिवाइज करेंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नई शिक्षक भर्ती में जो फ्री क्लासेस मिल रही है उसका लाभ उन्हें मिल पाए। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट्स की MCQ सीरीज़ लाते रहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगली कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट में MCQ सीरीज़ लाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।